वेरी वार्म वेलकम व्यूअर्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी का चैप्टर 11 यानी 11। उसमें हम पढ़ेंगे भारत में संघीय गतिशीलता यानी केंद्र राज्य संबंध और अंतर्राज्यीय संबंधों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। केंद्र राज्य संबंध और अंतर्राज्यीय संबंधों के बारे में विस्तार से इस चैप्टर में समझाया गया है। ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो आइए देखते हैं। केंद्र राज्य संबंध। भारत का संविधान संरचना में संघीय होने के कारण सभी शक्तियों यानी विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित करता है। ध्यान रहे, न्यायिक शक्तियों का कोई विभाजन नहीं है। संविधान एक एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान करता है जो केंद्रीय कानूनों और राज्य कानूनों दोनों को लागू करती है। अब है भारतीय संविधान का भाग 11 और 12। क्या है भारतीय संविधान का भाग 11 और 12? केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। केंद्र राज्य संबंधों में विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध हैं। कौन कौन से? विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध। इसमें विधायी संबंधों को वंस अगेन लेट मी डू अगेन केंद्र राज्य संबंध, जिसमें विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। ओके, यस। विधायी संबंधों में केंद्र और राज्य विधान की क्षेत्रीय सीमा, विधायी विषयों का वितरण किया जाता है, राज्य क्षेत्र में संसदीय कानून और राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण। वहीं प्रशासनिक संबंधों में राज्य को केंद्र का निर्देश, केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग, अखिल भारतीय सेवा, एकीकृत न्याय प्रणाली और आपातकाल के दौरान संबंध। किसके? केंद्र और राज्यों के। एंड उसके बाद वित्तीय संबंधों में आपातकाल का प्रभाव, राज्यों को सहायता अनुदान, कर राजस्व का वितरण और कर शक्तियों का आवंटन। तो ये तीनों जो हैं विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंधों से जुड़ा एक छोटा सा डायग्राम है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसे समझाया गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिस कलर इज गुड। यस। तो नेक्स्ट है विधायी संबंध, जो हमारे संविधान के भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में वर्णित है। विधायी संबंधों नाउ इट्स विजिबल। तो विधायी संबंधों में हम भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 के बीच वर्णित तत्वों को पढ़ेंगे। केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार। संसद और राज्य विधानमंडल क्रमशः भारत और राज्य के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकते हैं। कौन? संसद और राज्य विधानमंडल क्रमशः, संसद किसके लिए? भारत के लिए, और राज्य विधानमंडल राज्य के संपूर्ण क्षेत्र के लिए या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकते हैं। अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। विश्व के किसी भी हिस्से में भारतीय नागरिकों और उनकी संपत्ति पर लागू केवल संसद द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, केवल संसद द्वारा। कौन सा विधान? तो अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान यानी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन सिर्फ संसद द्वारा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है संसद के क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र पर संवैधानिक प्रतिबंध। राष्ट्रपति 4 संघ राज्य क्षेत्रों जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली एवं दमन एंड दीव और लद्दाख में क्या कर सकता है? शांति, प्रगति तथा सुशासन के लिए विनियम बना सकते हैं। इनका संसद के अधिनियम के समान ही शक्ति और प्रभाव होता है। ये विनियम
इन संघ शासित प्रदेशों के संबंध में संसद के किसी भी अधिनियम को निरस्त या संशोधित भी कर सकते हैं। राज्यपाल को यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद का कोई अधिनियम राज्य के अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा या विनिर्दिष्ट संसाधनों और अपवादों के साथ लागू होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। यानी राज्यपाल यह निर्देशित कर सकता है कि संसद का कोई भी अधिनियम जो है वो राज्य के अनुसूचित क्षेत्र पर, ध्यान रहे किस क्षेत्र पर, अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा या फिर विनिर्दिष्ट संशोधन या फिर अपवादों के साथ लागू होगा। असम के राज्यपाल इसी तरह निर्देश दे सकते हैं कि संसद का कोई अधिनियम राज्य के जनजातीय क्षेत्र यानी स्वायत्त जिले पर लागू नहीं होगा। कौन दे सकते हैं? असम के राज्यपाल। या निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होगा। राष्ट्रपति को मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के संबंध में भी इसी प्रकार की समान शक्ति प्राप्त है। अब है विधायी शक्तियों का बंटवारा, विधायी विषयों का बंटवारा। 1935 के भारत शासन अधिनियम में विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय प्रावधान था, अर्थात संघीय, प्रांतीय और संवर्ती। संघीय सूची जिसमें 97 विषय थे, वर्तमान में 98 विषय हैं। इसमें संसद के पास कानून बनाने की अनन्य शक्तियां हैं, यानी संघ सूची में जो कानून बना सकती है वो कौन बना सकती है? संसद। वर्तमान में 98 विषय हैं। वही राज्य सूची में कुल 66 विषय थे। वर्तमान में कितने हैं? 59। वर्तमान में विषयों की संख्या कितनी है? 59। राज्य सूची में राज्य विधानमंडल के पास सामान्य परिस्थितियों में कानून बनाने की अनन्य शक्तियां हैं। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। इसमें संसद और राज्य विधानमंडल दोनों समवर्ती सूची में शामिल किसी भी विषय में के संबंध में कानून बना सकते हैं। दोनों कौन? संसद और राज्य विधानमंडल मिलकर। अब आता है अवशिष्ट शक्तियां, अर्थात वे विषय जो तीनों सूचियों में से किसी में भी शामिल नहीं है के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित है। ध्यान रहे किसमें निहित है? संसद में निहित है। संसद में कानून बनाने की इस अवशिष्ट शक्ति में अवशिष्ट कर यानी कि रेसिडुअरी टैक्सेस लगाने की शक्ति भी शामिल है। विशेष प्रावधान, केंद्र के पास भारत के किसी भी हिस्से के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है जो किसी राज्य में शामिल नहीं है, भले ही वह मामला राज्य सूची में शामिल हो। यह प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों और किसी भी अधिगृहित क्षेत्र पर लागू होता है। अब है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। संसद या राज्य विधानमंडल के पास संघ राज्य द्वारा लगाए गए वस्तु और सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। यदि वस्तु या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति अंतर राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है, वहाँ संसद के पास वस्तु और सेवा कर से संबंधित कानून बनाने की अनन्य शक्ति है। कौन से कानून प्रभावी यानी कि प्रबल होंगे? तो सबसे पहला संघ सूची, उसके बाद समवर्ती सूची और फिर राज्य सूची। आमतौर पर केंद्रीय कानून राज्य के कानून पर प्रभावी होते हैं। केंद्रीय कानून प्रभावी होते हैं राज्य के कानून पर, लेकिन एक अपवाद है। यदि राज्य का कानून राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा गया है और उनकी सहमति मिल गई है तो उस राज्य में राज्य का कानून प्रभावी होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि वैसे तो केंद्र का कानून ज़्यादा प्रभावी होता है राज्यों के कानून के तुलना में। केंद्रीय कानून राज्य के कानून पर प्रभावी होता है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शनल यह है कि यदि राज्य का कानून राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लिया गया हो तो और उस कानून को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई हो तो ऐसी स्थिति में राज्य का कानून प्रभावी होता है उस राज्य में। ठीक है। अब है राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाया जाना। जब राज्यसभा कोई संकल्प पारित करती है, राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाया जाना। तो जब राज्यसभा कोई संकल्प पारित करती है
जो राष्ट्रहित में आवश्यक हो। कौन करती है? राज्यसभा की बात कर रहा है, ठीक है। तो जो राष्ट्रहित में आवश्यक हो, उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। ध्यान रहे ये यूपीएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या है? उपस्थित और मतदान करने वाले के 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। संकल्प 1 वर्ष तक लागू रहता है। इसे कितनी भी बार नवीनीकृत किया जा सकता है, लेकिन एक बार में 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नवीनीकृत नहीं किया जा सकता। संकल्प प्रवर्तित न रहने के 6 महीने की समाप्ति पर कानून का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो क्या पढ़ा हमने? तो राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाया जाना कब? जब राज्यसभा अगर कोई संकल्प पारित करती है तब। कब पारित करती है? तो जो किस विषय आधार पर पारित करती है? तो ऐसा विषय जो राष्ट्र के हित में हो और वह जो है विषय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित हो। और उसके पश्चात क्या होता है कि यह संकल्प 1 साल तक लागू रहता है और इसे जितनी बार चाहे आप उतनी बार इसे नवीनीकृत कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि एक बार में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं कर सकते नवीनीकृत। और संकल्प अगर प्रवर्तित नहीं रहा, यानी एक बार नवीनीकृत कर दिया गया, उसके बाद अगर संकल्प प्रवर्तित ना रहा तो उसके 6 महीने की समाप्ति पर कानून जो है उसका प्रभाव स्वयं समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को जीएसटी, राज्य सूची या राज्य सूची के मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। आपातकाल के दौरान क्या होता है? संसद को जीएसटी या राज्य सूची के मामलों में के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने की समाप्ति पर कानून अप्रभावी हो जाते हैं। कितने महीने? 6 महीने की समाप्ति पर कानून क्या हो जाते हैं? स्वयं समाप्त हो जाती है। एक ही मामले पर कानून बनाने की राज्य विधानमंडल की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन राज्य और संसदीय कानून के बीच असहमति के मामले में संसद द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है जब राज्य अनुरोध करता है। एक नया कंडीशन यहाँ और है, जब राज्य क्या करता है? अनुरोध करता है, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित कर संसद से राज्य सूची के किसी मामले पर कानून बनाने का अनुरोध करते हैं, तो यह कानून केवल उन राज्यों पर लागू होता है जिन्होंने संकल्प पारित किया है। कोई अन्य राज्य बाद में इस आशय का संकल्प पारित करके इसे अपना सकता है, ठीक है। उक्त कानून का संशोधन या निरसन या निरपेल केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है। राज्य विधायिका के पास उस विषय के संबंध में कानून बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है। अब है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए भी संसद को शक्ति है कि राज्य के विषयों में कानून बना सकती है। तो कब होता है? अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों या सम्मेलनों को लागू करने के लिए संसद को राज्य सूची के किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार है। यह प्रावधान केंद्र सरकार को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों या प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का अधिकार देता है। फॉर एग्जाम्पल जिनेवा कन्वेंशन अधिनियम। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन के दौरान। तो राष्ट्रपति शासन के दौरान भी क्या करती है? संसद राज्य विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। संसद द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन के बाद भी लागू रहता है। इसे राज्य विधायिका द्वारा निरस्त या परिवर्तित या पुनः अधिनियमित किया जा सकता है। राज्य विधान का केंद्र पर नियंत्रण, राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण, यानी राज्य के जो विधान है उस पर केंद्र का नियंत्रण। राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं। राष्ट्रपति को उन पर पूर्ण वीटो का अधिकार प्राप्त है, जैसे अनुच्छेद 200 और 201 यानी 201। तो अनुच्छेद 200 क्या है?
एक विधायी प्रक्रिया जो विधेयकों पर अनुमति की बात करता है, और 201 जो है विचार के लिए आरक्षित विधेयक की बात करता है। राज्य सूची के कतिपय मामलों पर विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही राज्य विधानमंडल में पेश किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक, जो कि अनुच्छेद 304 में वर्णित है। वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक और अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना। नेक्स्ट है, राज्यपाल कतिपय मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश प्रख्यापित नहीं कर सकते। राज्यपाल क्या कर सकते हैं? कुछ मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश प्रख्यापित नहीं कर सकते। किसमें वर्णित है? आर्टिकल 213। और वहीं आर्टिकल 123 में किसका वर्णित है? तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित। ठीक है, राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात की गई है। नेक्स्ट है, अब है प्रशासनिक संबंध। तो ये हमने पढ़ा विधायी संबंधों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध संविधान के भाग 11 अनुच्छेद 256 से 263 के बीच में वर्णित है। इसमें पहला है कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा। कुछ मामलों को छोड़कर केंद्र और राज्य दोनों की कार्यकारी शक्तियां क्रमशः उनके विधान निर्माण शक्तियों के साथ सह अस्तित्व में हैं। हालांकि संवर्ती सूची के कानूनों को राज्यों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, सिवाय इसके कि जब कोई संवैधानिक प्रावधान या संसदीय कानून इसे विशेष रूप से केंद्र को प्रदान करता है। अब है राज्यों और केंद्र की बाध्यता। अनुच्छेद 256। अनुच्छेद 256 संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य की शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए और भारत सरकार इसके लिए निर्देश भी दे सकती है। ये कौन सा कहता है? अनुच्छेद 256 कहता है कि संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य क्या है? राज्य की शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। राज्य की कार्यकारी शक्ति पर 2 प्रतिबंध हैं। कौन से वो 2 प्रतिबंध हैं? तो पहला है संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना, यानी संसद जो कानून बना दी गई है उसका अनुपालन होना चाहिए। और दूसरा, केंद्र की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालना। ठीक है। अब है अनुच्छेद 365। ये क्या कहता है? कहता है कि जहां कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करने या उसे लागू करने में विफल रहा है, वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति शासन, अगर कोई भी जो राज्य है केंद्र द्वारा अगर कोई निर्देश दे दिया गया है और उसका पालन नहीं कर रहा है, तो फिर क्या हो सकता है? उस केस पे वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 365 कहता है। अब है राज्यों को केंद्र के निर्देश। अनुच्छेद 257, यानी राज्यों को केंद्र के द्वारा कौन कौन से निर्देश दिए जाते हैं उसके बारे में है। केंद्र को निम्नलिखित के संबंध में राज्यों को निर्देश देने की शक्ति प्राप्त है। क्या है? तो राज्य द्वारा संचार के साधनों जैसे कि राष्ट्रीय या सैन्य महत्व का अगर है घोषित है तो उसका निर्माण और रखरखाव, यानी राज्य द्वारा क्या है? संचार के साधनों का निर्माण और रखरखाव। राज्य के भीतर रेलवे की सुरक्षा। राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं, और राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निर्दिष्ट योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन। तो कौन कौन से तत्व थे जो राज्यों को केंद्र के द्वारा निर्देशित किया जाता है? तो पहला, राज्य द्वारा क्या था? संचार के साधन जैसे कि निर्माण, रखरखाव आदि का, यानी राष्ट्रीय सैन्य महत्व का अगर वो संचार के साधन है तो उसका निर्माण करना या रखरखाव करना। रेलवे की सुरक्षा सुनिश्चित करना, और भाषाई अल्पसंख्यक समूह के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उनकी जो है मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध करवाना है। और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निर्दिष्ट योजनाओं का निर्माण और उसका कार्यान्वयन करना है। इन मामलों में भी अनुच्छेद 365 पर यानी जो ऊपर उल्लिखित थी उसके तहत केंद्र
के निर्देश राज्यों पर लागू होते हैं। तो इसका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अगर नहीं होता, अगर ये पालन करने में विफल होते हैं तो फलतः जो हमने पढ़ा था अनुच्छेद 365, क्या पढ़ा था कि संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता अगर आती है तो उसका प्रभाव। अब है केंद्र और राज्य विधायी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। कार्यकारी शक्ति सौंपना, कार्यकारी शक्ति किसको सौंपा जाता है? तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियाँ, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच अस्पष्ट विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है, विभाजन किया गया है। अब है कार्यकारी शक्तियाँ सौंपना, यानी कि जो अध्यक्ष, यानी कि अध्यक्ष कौन है यहाँ पे? राष्ट्रपति जी हमारे। तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं कि राष्ट्रपति की सहमति से राज्य सरकार को कार्यकारी शक्तियाँ सौंपी जा सकती है। वहीं राज्यपाल की सहमति से केंद्र सरकार को कार्यकारी शक्तियाँ दी जा सकती हैं। और संसद जो है राज्य सरकार को कार्यकारी शक्तियाँ बिना सहमति के सौंप सकती है। किसको? राज्य सरकार को। ठीक है, अर्थात विधायी शक्तियाँ सीधे केंद्र से राज्यों को हस्तांतरित नहीं होती है। किसके माध्यम से होती है? तो शक्तियों का जो हस्तांतरण है राष्ट्रपति या राज्यपाल की सहमति से होता है। और संसद को राज्यों की कार्यकारी शक्तियाँ सौंपने के लिए उनकी सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और ये क्या दिखाता है? तो संघीय शासन प्रणाली में शक्ति संतुलन की प्रक्रिया को दर्शाता है। अब है कार्यों का पारस्परिक प्रत्यायोजन। राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से कार्यों को राज्य को सौंप सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं हम कि क्या कर सकते हैं कि राष्ट्रपति जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, राज्य सरकार की सहमति से संघ के कार्यकारी कार्यों को राज्य को सौंप सकते हैं। इसी प्रकार राज्यपाल केंद्र सरकार की सहमति से राज्य के कार्यकारी कार्यों को संघ को सौंप सकता है। यह प्रत्यायोजन सशर्त या बिना शर्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त संविधान राज्य की सहमति के बिना संघ के कार्यकारी कार्यों को राज्य को सौंपने की अनुमति देता है, लेकिन ऐसा प्रतिनिधिमंडल संसद द्वारा अधिकृत होना चाहिए, राष्ट्रपति द्वारा नहीं। हालांकि कोई राज्य इस तरह से अपनी कार्यकारी शक्तियां नहीं सौंप सकता है। ठीक है, तो हमने ऊपर बता दिया था आपको पहले ही। अब हम पढ़ेंगे केंद्र और राज्य के बीच सहयोग। संसद व्यापार, वाणिज्य और समागम की अंतर्राज्यीय स्वतंत्रता से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए एक समुचित प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है। कौन? संसद। व्यापार, वाणिज्य और समागम की अंतर्राज्यीय स्वतंत्रता से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए। ठीक है, अभी तक ऐसे किसी प्राधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब है अनुच्छेद 261 का 1। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संघ के और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी गई है। संसद किसी विवाद या परिवाद के न्याय निर्णय के लिए उपबंध करती है। किसमें? अंतर्राज्यिक नदी, अनुच्छेद 262। ठीक है, तो अनुच्छेद 262 में किस चीज़ की बात की गई है? अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन अनुच्छेद 262 में किया गया है। ध्यान रखिए, अंतर्राज्यिक नदी की बात कर रहा है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय सेवाएं, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 संविधान संसद को राज्यसभा के संकल्प के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का अधिकार देता है। ध्यान रहे, किसके संकल्प पर? राज्यसभा के संकल्प के आधार पर। अखिल भारतीय सेवाओं को केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाता है। अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार के पास होता है, जबकि तत्काल नियंत्रण राज्य सरकारों के पास होता है। ठीक है, तत्काल नियंत्रण राज्य सरकार के पास, परंतु अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार के पास। नौकरशाही अस्थायी कार्यपालिका सरकारी निर्णयों को क्रियान्वित नौकरशाही अस्थायी कार्यपालिका
सरकारी निर्णयों को क्रियान्वित करती है और राजनीतिक नेतृत्व में परिवर्तन के बावजूद नीतियों में निरंतरता सुनिश्चित करती है। इसका चयन अयोग्यता आधारित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है और यह निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि संसदीय लोकतंत्र का विस्तार करने पर। लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, केवल राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाए जा सकते हैं। ध्यान रहे, राज्य लोक सेवा यानी कि पीसीएस जो होते हैं उस आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं, लेकिन हटाए किसके द्वारा जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल उन्हें बस नियुक्त कर सकता है, हटा नहीं सकता। ठीक है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। संसद संबंधित राज्य विधानमंडलों के अनुरोध पर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ध्यान रहे, तो पीसीएस के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। और उनको हटा कौन सकता है? तो राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं केवल। वहीं संयुक्त राज्य लोक सेवा अगर आयोग है तो संसद क्या कर सकती है? राज्य विधानमंडल के अनुरोध पर, अगर राज्य विधानमंडल ऐसा अनुरोध करती है तो 2 या 2 से अधिक राज्य जो हैं उसके लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जो होगा उसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, क्योंकि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का है ना। तो ऐसे में राज्यपाल निर्णय लेने की शक्ति उन्हें कैसे दी जाएगी? तो फिर तो किसी एक को विशेषाधिकार प्राप्त हो सकता है। अगर यदि दोनों राज्यों में दो अलग अलग राज्यपाल हैं तो इस स्थिति में समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे इसलिए यहाँ पर सदस्यों की नियुक्ति और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अब है संघ लोक सेवा आयोग। राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से किसी राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। ठीक है। तो राज्यपाल अगर अनुरोध करता है तो राष्ट्रपति अगर उसको स्वीकृत कर देते हैं उनके अनुरोध को, तो फिर क्या होता है? राष्ट्रपति की स्वीकृति से किसी राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। ठीक है। अब है संघ लोक सेवा आयोग। किसी भी ऐसी सेवा जिसके लिए विशेष अर्हता वाले उम्मीदवारों की आवश्यकता होती है के लिए संयुक्त भर्ती हेतु योजनाएं तैयार करने, कार्यान्वयन एवं संचालन में राज्यों की सहायता करती है। कब? जब 2 या 2 से अधिक राज्यों द्वारा अनुरोध किया जाए, उस स्थिति में। अब है एकीकृत न्याय प्रणाली। न्याय प्रशासन की कोई द्वैध प्रणाली नहीं है। शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय और उसके अधीन राज्य उच्च न्यायालयों के साथ एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली की स्थापना की गई है। संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र और गोवा या फिर पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही केवल साझा उच्च न्यायालय है। वह स्थिति जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए भी थी। जब वे संघ शासित प्रदेश बने थे उस समय उनके लिए एक साझा उच्च न्यायालय की ही स्थापना की गई है। अब है आपातकाल के दौरान संबंध, यानी राष्ट्रीय आपातकाल कब होता है? अनुच्छेद 352। केंद्र को किसी भी विषय पर राज्य को कार्यकारी निर्देश देने का अधिकार होता है। तो केंद्र देता है किसे? राज्यों को। ठीक है, किसी भी विषय पर। अब है राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्यों और राज्य के राज्यपाल या किसी अन्य कार्यकारी प्राधिकारी में निहित शक्तियों को स्वयं ग्रहण कर लेती है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन ग्रहण कर लेती है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शासन में है ना, राज्य सरकार के कार्यों और राज्य के राज्यपाल या किसी अन्य प्राधिकारी में निहित शक्तियों को स्वयं ग्रहण कर लेती है। ठीक है। अब है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल कहाँ वर्णित है? अनुच्छेद 360 में, है ना। इसमें केंद्र राज्यों को वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश दे सकता है। यानी कि केंद्र जो है क्या कहती है? राज्यों को वित्तीय औचित्य के सिद्धांत का पालन करने का निर्देश देती है और राज्यों में सेवारत व्यक्तियों के वेतन में कटौती क्या करना है? राज्यों में जो सेवारत व्यक्ति हैं उनके वेतन में कटौती सहित अन्य आवश्यक निर्देश दे सकती है। ठीक है। अब है अन्य प्रावधान। अनुच्छेद 355
बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना, यह सुनिश्चित करना कि राज्य सरकारें संविधान के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करें। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त यानी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो ध्यान रहे, नियुक्त कौन करते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त को? राज्यपाल नियुक्त करते हैं और हटाते कौन है? राष्ट्रपति ही पद से हटा सकते हैं। यही सेम स्थिति किसके साथ थी? तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के और सदस्यों की। ठीक है, अब संविधानेतर संस्थाएं कौन कौन से हैं? नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, प्रादेशिक परिषद यानी जोनल काउंसिल और उत्तर पूर्वी परिषद। ठीक है, नेक्स्ट है वित्तीय संबंध। तो हमने पढ़ा विधायी और कार्यकारी, अब हम पढ़ते हैं यानी कि कार्यकारी यानी प्रशासनिक। अब हम पढ़ेंगे वित्तीय संबंधों के बारे में। वित्तीय संबंध हमारे संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 264 से 293 के बीच वर्णित है। अनुच्छेद 264 कहता है वित्तीय संबंधों की व्याख्या, वही अनुच्छेद 265 कहता है कानून के प्राधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 266 कहता है भारत और राज्यों की समेकित निधि और सार्वजनिक खाते, और अनुच्छेद 267 कहता है आकस्मिकता निधि के बारे में। अब है कराधान शक्तियों का आवंटन। संसद या राज्य विधानमंडल के पास संघ या राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर कर लगाने की अनन्य शक्ति है। अवशिष्ट शक्ति संसद में निहित है। इस प्रावधान के तहत संसद ने उपहार कर, संपत्ति कर और व्यय कर लगाया है। तो संसद ने कौन कौन सा कर लगाया है? अवशिष्ट शक्ति संसद में कहाँ निहित है? संसद में निहित है सबसे पहला। और इस प्रावधान के तहत संसद ने कौन कौन सा कर लगाया है? तो उपहार कर, ध्यान रहे, उपहार कर, संपत्ति कर और व्यय कर लगाया है। अब इस संवर्ती सूची में कोई भी कर प्रविष्ट नहीं की है। दूसरे शब्दों में कर संबंधी कानून के संबंध में संवर्ती क्षेत्राधिकार लागू नहीं है। अब है राज्यों को सहायता अनुदान। कौन सा अनुदान? सांविधिक अनुदान और विवेकाधीन अनुदान। इससे पूर्व हम ऊपर पढ़ लेते हैं। वर्ष 2016 के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने जीएसटी के संबंध में एक विशेष प्रावधान करके एक अपवाद बनाया है। इस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों को जीएसटी को नियंत्रित करने और इस विषय पर कानून बनाने की संवर्ती शक्ति प्रदान की है। संविधान राज्यों की कर लगाने की शक्ति पर कुछ प्रतिबंधों के साथ साथ कर लगाने और एकत्र करने की शक्ति तथा लगाए गए और एकत्र किए गए कर की आय को विनियोजित करने की शक्ति के बीच अंतर भी निर्धारित करता है। अब है गैर कर राजस्व का बंटवारा। केंद्र के गैर कार्य राजस्व के यानी गैर कर राजस्व जो है उसके प्रमुख स्रोत क्या है? तो डाक एवं तार, रेलवे, बैंकिंग, प्रसारण, सिक्के एवं मुद्रा, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और राजगामी या व्यक्तिगत या स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति और एवं अन्य। राज्यों के गैर कर राजस्व के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो ये तो थे केंद्र के डाक तार, रेलवे, बैंकिंग, प्रसारण, सिक्के या मुद्रा, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम या राजगामी या व्यक्तिगत स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति और अन्य। तो ये केंद्र के थे। अब यहाँ पे हम राज्य के गैर कर राजस्व के स्रोत क्या क्या है? तो राज्य का क्या है? सिंचाई, वन, मत्स्य पालन और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, राजगामी या व्यक्तिगत या स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति और अन्य। तो ये थे राज्य के। अब हम देखते हैं अनुदान यानी सांविधिक अनुदान और विवेकाधीन अनुदान। जो राज्यों को सहायता अनुदान दिया जाता है उसे दो पार्ट में बताया गया है, सांविधिक अनुदान और विवेकाधीन अनुदान में। तो हम देखते हैं क्या है सांविधिक और क्या है विवेकाधीन अनुदान। अनुच्छेद 275। अनुच्छेद 275 जो है वो कहता है संसद को
उन राज्यों को अनुदान प्रदान करने का अधिकार देता है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, ना कि प्रत्येक राज्य को। ध्यान रहे, किन राज्यों को? तो उन राज्यों को अनुदान प्रदान करने का अधिकार जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, ना कि सभी को। ठीक है, यह राशि प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि पर भारित होती है। संविधान किसी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने या किसी राज्य जैसे कि असम राज्य जैसे अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए विशिष्ट अनुदान भी प्रदान करता है। अब अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को सांविधिक अनुदान वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है। ठीक है, राज्यों को सांविधिक अनुदान किसकी सिफारिश पर? तो वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है। वहीं अगर विवेकाधीन अनुदान की बात की जाए तो अनुच्छेद 282 के तहत केंद्र और राज्य दोनों को किसी भी लोक प्रयोजन के लिए कोई भी अनुदान देने का अधिकार देता है, भले ही यह उनकी संबंधित विधायी क्षमता के भीतर ना हो। तो हमने अभी क्या देखा 275 में? वो कह रहा है कि उसी को अनुदान मिलेगा, सांविधिक अनुदान, जिन राज्यों को वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, ना कि सभी राज्यों को। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि केंद्र और राज्य दोनों को क्या होता है, किसी भी लोक प्रयोजन के लिए कोई भी अनुदान देने का अधिकार है, भले ही यह उसकी संबंधित विधायी क्षमता के भीतर ना हो। इन अनुदानों को विवेकाधीन अनुदान के रूप में जाना जाता है। इसका कारण यह है कि केंद्र इन अनुदानों को देने के लिए बाध्य नहीं है, यानी कि उनके विवेक के अधीन है। यह पूर्णतः उनके स्वविवेक पर निर्भर करता है। यह अनुदान योजनागत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्यों को वित्तीय रूप से मदद करने तथा राष्ट्रीय योजना को प्रभावी बनाने के लिए राज्य की कार्रवाई को प्रभावित करने और समन्वय में केंद्र को कुछ विवेकाधिकार प्रदान करने के लिए है। तो ये केंद्र के विवेक पर यानी उनके स्वविवेक पर निर्भर करता है पूर्ण रूप से। तो ये था विवेकाधीन अनुदान। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अन्य अनुदान। अन्य अनुदान कौन से हैं? तो संविधान ने एक तीसरे प्रकार के सहायता अनुदान का भी प्रावधान किया है, लेकिन अस्थायी अवधि के लिए। ये क्या है? एक निश्चित अवधि के लिए, यानी एक अस्थायी अवधि के लिए। असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्यों को जूट तथा जूट उत्पादनों पर निर्यात शुल्क के बदले अनुदान का प्रावधान किया गया था। ये अनुदान एग्जाम्पल क्या होता है कि असम, बिहार और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य जो हैं उनको जूट तथा जूट उत्पाद पर निर्यात शुल्क के बदले अनुदान का प्रावधान किया गया था। ये अनुदान संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के लिए दिए जाने थे। ठीक है, ध्यान रहे, संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष के लिए। ये राशियां भारत की संचित निधि पर भारित की गई थी और वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों को प्रदान की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट। अब है राज्यों के हितों का संरक्षण। निम्नलिखित विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद में पेश किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 274 में ऐसा वर्णित है। कौन से विधेयक? तो ऐसा विधेयक जो किसी ऐसे कर या शुल्क को अध्यारोपित करता है या बदलता है जिससे राज्यों का हित जुड़ा हो। ठीक है, तो इसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश होगी, उसके पश्चात ही संसद में पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति की सिफारिश के पश्चात ही। ऐसा विधेयक जो कृषि आय शब्द का अर्थ बदलता है। ऐसा विधेयक जो उन सिद्धांतों को प्रभावित करता है जिनके आधार पर राज्यों को धन वितरित किया जाता है या किया जा सकता है। ऐसा विधेयक जो केंद्र के प्रयोजन के लिए किसी विनिर्दिष्ट कर या शुल्क पर कोई अधिभार लगाता है। कर या शुल्क जिससे राज्यों का हित जुड़ा हो। कर या शुल्क जिसकी निवल प्राप्तियों का पूर्ण या कोई भाग किसी राज्य को सौंपा जाता हो, या कर या शुल्क या जहां निवल प्राप्तियों के संदर्भ में फिलहाल यह राशि भारत की संचित निधि से किसी राज्य को देय होती है। अब निवल प्राप्ति क्या है? तो निवल प्राप्ति अनुच्छेद 279, कर या शुल्क की प्राप्तियां संग्रहण की लागत, यह कैग द्वारा सुनिश्चित एवं प्रमाणित की जाती है और उसका प्रमाण पत्र ही अंतिम होता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। अब है वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व का
के राजस्व वितरण के लिए एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल में गठित किया जाता है। कौन? वित्त आयोग। 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल 2021 से 22 और 2025 से 26 तक था। अब यह है 15वां वित्त आयोग। 16वें वित्त आयोग की भी घोषणा कर दी गई है। मुख्य अनुशंसाएं क्या हैं? तो 15वें वित्त आयोग की मुख्य अनुशंसा क्या थी? ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण यानी 41% पर बनाए रखा गया। क्षैतिज हस्तांतरण यानी आय 45%, जनसांख्यिकी प्रदर्शन 12.5%, जनसंख्या क्षेत्र 15%, वन 10% और राजकोषीय प्रयास 2.5% के सूत्र पर आधारित सूत्र। राजस्व घाटा अनुदान यानी अपूर्ण राजकोषीय आवश्यकताओं वाले राज्यों के लिए प्रोत्साहन या अनुदान, सामाजिक क्षेत्र, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शासन और बिजली के लिए प्रदर्शन आधारित। स्थानीय सरकार अनुदान यानी नगरपालिका सेवाओं, नए शहरों और स्वास्थ्य के लिए। अब है केंद्र और राज्यों द्वारा ऋण लिया जाना, यानी कि अनुच्छेद 292 में केंद्र और अनुच्छेद 293 में राज्य। यानी कि अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेने को दर्शाता है और अनुच्छेद 293 राज्य सरकार द्वारा उधार लेना। ठीक है। केंद्र और राज्यों द्वारा लिया गया ऋण संसद द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर भारत की संचित निधि से, यानी कि भारत में और भारत से बाहर दोनों की गारंटी पर ऋण ले सकता है। किस पर? तो भारत की संचित निधि की गारंटी पर ऋण ले सकता है संसद द्वारा एक निर्धारित सीमा के भीतर। किसी भी राज्य को ऋण दे सकता है। तो क्या है कि संचित निधि की गारंटी पर ऋण ले सकता है, किसी भी राज्य को ऋण दे सकता है या किसी राज्य द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में गारंटी दे सकता है। ठीक है। वहीं राज्य जो है केंद्र की अनुमति के बिना कोई ऋण नहीं ले सकता यदि केंद्र द्वारा दिया गया कोई ऋण बकाया हो। ध्यान रहे कि राज्य जो है केंद्र सरकार की अनुमति के बिना कोई ऋण नहीं ले सकता यदि केंद्र द्वारा दिया गया कोई ऋण बकाया है। संसद द्वारा नियत सीमा के भीतर राज्य की संचित निधि, यानी भारत से भीतर या भारत से बाहर नहीं, भारत के भीतर, भारत से बाहर की बात नहीं कर रहा। ठीक है। तो संसद द्वारा नियत सीमा के भीतर राज्य की संचित निधि की गारंटी पर ऋण ले सकता है। ठीक है। अब है संघ की परिसंपत्तियों को राज्य के कराधान से छूट। आर्टिकल 285 क्या है कि संघ की परिसंपत्तियों को राज्य के कराधान से छूट। इसमें क्या है कि केंद्र की परिसंपत्ति को राज्य या राज्य के भीतर किसी भी निकाय जैसे कि नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, पंचायतों आदि द्वारा लगाए गए सभी करों से छूट प्रदान की गई है, लेकिन संसद इस प्रतिबंध को समाप्त कर सकती है। ठीक है। तो क्या देखा हमने कि केंद्र की जो परिसंपत्ति है उसको राज्य या राज्य के भीतर किसी भी निकाय, ठीक है, जैसे कि नगर पालिका हो सकती है, जिला बोर्ड या पंचायत हो सकती है, तो उसके द्वारा लगाए गए सभी करों से क्या है, छूट दी गई है, लेकिन संसद इस पर प्रतिबंध को समाप्त कर सकती है। उस परिसंपत्ति का उपयोग संप्रभु जैसे सशस्त्र बल या व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए निगम या कंपनियां राज्य कराधान या स्थानीय कराधान से मुक्त नहीं है क्योंकि वे पृथक विधिक निकाय हैं। ठीक है। तो केंद्र सरकार द्वारा अगर कोई बनाया गया निगम या कंपनी है तो उसको राज्य कराधान से मुक्ति नहीं मिलेगी क्योंकि वो अलग निकाय है एक। अब है राज्य की परिसंपत्तियों को केंद्रीय कराधान से छूट, जो आर्टिकल 289 में दर्शाया गया है। ठीक है। किसी राज्य की परिसंपत्ति और आय को केंद्रीय कराधान से छूट प्रदान की गई है, ऐसी आय संप्रभु कार्यों या वाणिज्यिक कार्यों से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन केंद्र सरकार किसी राज्य के वाणिज्यिक संचालनों पर कर लगा सकती है बशर्ते कि संसद ऐसा प्रावधान करे। ठीक है।
तो ये क्या कह रहा है कि किसी राज्य की अगर परिसंपत्ति और आय जो है उसको केंद्रीय कराधान से छूट मिली हुई है, ठीक है, और ऐसी आय संप्रभु कार्यों या वाणिज्यिक कार्यों से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन केंद्र सरकार जो है किसी राज्य के वाणिज्यिक संचालन पर कर लगा सकती है, टैक्स लगा सकती है, बशर्ते कि संसद द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया हो, ठीक है। किसी राज्य के भीतर स्थित स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति और आय को केंद्रीय कराधान से छूट प्राप्त नहीं है, ठीक है। क्या है, तो किसी राज्य के भीतर स्थित स्थानीय प्राधिकरण या संपत्ति और आय को केंद्रीय कराधान से छूट नहीं है, ठीक है। इसी तरह किसी राज्य के स्वामित्व वाले निगमों और कंपनियों की परिसंपत्ति या आय पर केंद्र सरकार द्वारा कर लगाया जा सकता है, ऑब्वियसली क्योंकि एक पृथक निकाय है। केंद्र सरकार किसी राज्य द्वारा आयातित या निर्यातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगा सकती है, ठीक है, या किसी राज्य द्वारा उत्पादित या विनिर्मित वस्तुओं के उत्पाद पर भी शुल्क लगा सकती है। कब, तो उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी राय 1963 में दी गई थी। अब है राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 और वित्तीय आपातकाल 360 के दौरान की बात की गई है। आपातकाल के प्रभाव, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण संबंधी संवैधानिक प्रावधान को परिवर्तित कर सकता है। केंद्र से राज्यों को वित्त अंतरण यानी कि कर साझाकरण और सहायता अनुदान दोनों को कम कर सकता है या रोक सकता है। ऐसा परिवर्तन जिस वर्ष आपातकाल की घोषणा की गई हो उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्रभावी रहते हैं। वहीं अगर वित्तीय आपातकाल की बात करें तो अनुच्छेद 360 में है। ध्यान रहे कि अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ठीक है। तो केंद्र राज्यों को दिशा निर्देश दे सकता है। क्या दे सकता है केंद्र राज्य को निर्देश? तो वित्तीय औचित्य के निर्दिष्ट सिद्धांतों का पालन करने के लिए राज्य में सेवारत सभी वर्गों के व्यक्तियों के वेतन और भत्ते कम करने के लिए और सभी धन विधेयकों और अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने के निर्देश दे सकती है केंद्र किसे, राज्यों को। अब नेक्स्ट है कर राजस्व का वितरण। तो पढ़ रहे हैं कर राजस्व का वितरण जो है अनुच्छेद आर्टिकल 268 की बात करता है। आर्टिकल 268 में क्या है, तो वह कहता है कि संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्य द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क, यानी इसको उद्ग्रहित कौन करता है इस टैक्स का, तो शुल्क का, तो 268 के तहत केंद्र उद्ग्रहण करती है और राज्य जो है इसका संग्रहण और विनियोजन राज्य करती है। इसमें आने वाले विभिन्न कर कौन कौन से हैं, तो शेयर, चेक, वचन पत्र, बीमा आदि स्टाम्प शुल्क आते हैं। वहीं 269 में जो है करों का इस शुल्क का उद्ग्रहण कौन करती है, केंद्र करती है। उद्ग्रहण भी केंद्र ही करती है, संग्रहण भी और विनियोजन राज्य करती है। इसमें क्या आता है, तो अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य पर कर और राजस्व भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं है। ध्यान रहे, राजस्व भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है। अब है 270 क्या कहता है, तो ये इसका उद्ग्रहण भी केंद्र करती है और संग्रहण भी केंद्र ही करती है और विनियोजन केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित किया जाने वाला कर कौन कौन सा है, तो अनुच्छेद 268, 269, 269 का ए, ठीक है। ये सारे जो हैं में निर्दिष्ट शुल्कों और करों को छोड़कर संघ सूची में सम्मिलित सभी कर तथा शुल्क अनुच्छेद 271 में उल्लिखित करों एवं शुल्कों का पर अधिभार। अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 271। इसमें क्या है, तो अनुच्छेद 271 में कहा गया है कि कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजन के लिए अधिभार, ठीक है। तो जैसे इसका उद्ग्रहण 271 के तहत उद्ग्रहण जो है इस शुल्क का केंद्र करती है, ठीक है, और संग्रहण भी केंद्र ही करती है और विनियोजन भी केंद्र ही करती है। इसमें अनुच्छेद 269, 270 के अंतर्गत करों पर अधिभार, वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी को इस अधिभार से छूट दे दी गई है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और यह अधिभार जीएसटी पर नहीं लगाया जा सकता। अब है अन्य।
अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान जीएसटी का उद्ग्रहण और संग्रहण यानी लेवी एंड कलेक्शन कौन सा है? अनुच्छेद 269A। कहाँ पर? तो अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान जीएसटी का उद्ग्रहण और संग्रहण। नेक्स्ट है राज्यों द्वारा उद्ग्रहित, संग्रहित और अपने पास रखे गए कर। ये अनन्य रूप से राज्यों से संबंधित कर हैं, जैसे कि भूमि कर, भूमि राजस्व कर, खनिज अधिकार पर कर आदि। नोट: टूथपेस्ट खरीदते समय आप जो बिक्री कर अदा करते हैं वह राज्य सरकार द्वारा लगाया गया और वसूला जाने वाला कर है। ठीक है, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था। अब है केंद्र राज्यों संबंधों पर समितियां। कौन कौन सी समितियां हैं केंद्र राज्य संबंधों पर? तो कौन कौन सी समितियां हैं? पहला है सरकारिया आयोग जो आया था 1983 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। दूसरा है पुंछी आयोग 2007 में, ये केंद्र द्वारा जो है समितियां हैं गठित। और प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम और द्वितीय। ठीक है, वही राज्य द्वारा जो है गठित समिति कौन है? राजमन्नार समिति तमिलनाडु राज्य, और आनंदपुर साहिब संकल्प पंजाब का अकाली दल। अब है राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण, यानी राज्य के विधानों पर केंद्र का क्या नियंत्रण है? प्रथम आरएसी अनुशंसा 1966, इस पर क्या कहा गया है कि सार्वजनिक जीवन और प्रशासन में व्यापक अनुभव वाले गैर पक्षपाती राज्यपालों की नियुक्ति का सुझाव दिया गया। वही राजमन्नार समिति जो राज्यों द्वारा गठित की गई थी तमिलनाडु, उसमें क्या है? राज्यों के मंत्रालयों को राज्यपाल की इच्छा पर पद धारण करने की अनुमति देने वाले प्रावधान को हटाने की सिफारिश की गई थी। राज्य के मंत्रालयों को राज्यपाल की इच्छा पर पद धारण करने की अनुमति, ठीक है, इसको हटाने की सिफारिश की गई थी। अब है सरकारी आयोग 1983, इसने सलाह दी कि राज्यपालों को बाहरी व्यक्ति होना चाहिए, यानी राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए जहां उनकी नियुक्ति होगी, जिनके मजबूत राजनीतिक संबंध ना हो, उन्होंने हाल ही में राजनीति में भाग नहीं लिया हो, ठीक है, और सत्तारूढ़ पार्टी से संबंधित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहा सरकारी आयोग ने कि राज्यपाल को बाहरी व्यक्ति होना चाहिए जिनके मजबूत राजनीतिक संबंध ना हो उस पर्टिकुलर जिस राज्य में उनकी नियुक्ति होनी है। ठीक है, जिन्होंने हाल ही में राजनीति में भाग ना लिया हो और सत्तारूढ़ पार्टी से संबंधित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग 2000 में प्रस्ताव दिया गया कि राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद ही की जानी चाहिए। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कब होगी? राष्ट्रपति द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद करनी चाहिए, ऐसी सिफारिश की थी। ठीक है, अब है केंद्र राज्य संबंधों पर न्यायिक सिद्धांत। तत्व और सार का सिद्धांत कानूनों की वास्तविक प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करके विवादों को कम करके विधायी क्षमता सुनिश्चित करता है। उदाहरण दिया था किसका? तो पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1967, इसने अंतर्राज्यीय व्यापार पर कानून अधिकार क्षेत्र से बाहर था। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन बनाम भारत संघ 1981, इसने भूमि अधिग्रहण पर कानून अधिकार क्षेत्र से बाहर था। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980, कपड़ा राष्ट्रीयकरण पर कानून अधिकार क्षेत्र से बाहर था। अविच्छिन्नता का सिद्धांत केसी गजपति देव बनाम उड़ीसा राज्य, इसमें क्या था कि भूमि अधिग्रहण पर कानून अधिकार क्षेत्र से बाहर था। वहीं बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी 1954 शैक्षिक विनियम कानून अधिकार क्षेत्र से बाहर था। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में क्या था? अंतर्राज्यीय व्यापार पर कानून, फर्टिलाइजर में भूमि अधिग्रहण पर कानून, और मिनर्वा मिल्स में कपड़ा राष्ट्रीयकरण पर कानून। ठीक है, अधिकार क्षेत्र से बाहर। ओके, अब हम पढ़ेंगे प्रादेशिक गठजोड़ का सिद्धांत। अनुच्छेद 245 के अनुसार कानून प्रादेशिक सीमाओं के भीतर लागू होते हैं। जैसे के लिए फॉर एग्जाम्पल बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह, अपर्याप्त प्रादेशिक संबंध के कारण कर कानून अमान्य हो गया। अब है अंतर्राज्यीय संबंध से संबंधित कुछ अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवाद, वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि हमेशा कृष्णा, कावेरी ये सब नदियों को लेकर, साउथ की जो कुछ नदियां हैं उनको लेकर राज्यों के बीच विवाद रहता है, तो उसके बारे में बात कर रहा है।
नेक्स्ट है 263 अंतर्राज्यीय परिषद। 301 से 307 अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य की बात करता है, और क्षेत्रीय परिषदें यानी कि अंतर्राज्यीय सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है सार्वजनिक कार्य और अभिलेख। सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां, अनुच्छेद 261 यानी 261। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संघ के और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास एवं पूरी मान्यता दी जाएगी। सार्वजनिक कार्यों शब्द में सरकार के विधायी और कार्यकारी दोनों कार्य शामिल हैं तथा सार्वजनिक अभिलेख में कोई भी ऐसे आधिकारिक पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख शामिल है जो एक लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में बनाए गए हैं। संसद विधि द्वारा उस रीति और शर्तों को निर्धारित करेगी जिसके तहत ऐसे कार्यों, अभिलेखों तथा कार्यवाहियों को साबित किया जाना है एवं उनका प्रभाव निर्धारित किया जाना है। भारत के किसी भी भाग में सिविल न्यायालयों द्वारा दिए गए अंतिम निर्णयों और आदेशों को भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं भी निष्पादित किया जा सकेगा। यह नियम सिविल निर्णयों पर लागू होता है, आपराधिक निर्णयों पर नहीं। ठीक है। अब नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय जल विवाद 262 के बारे में पढ़ेंगे। अंतर्राज्यीय जल विवाद अनुच्छेद 262 प्रविष्टि 17 यानी राज्य सूची। राज्य जल संबंधी मामलों जैसे कि आपूर्ति, सिंचाई और आदि पर कानून बनाते हैं। ठीक है। प्रविष्टि 56 जो है संघ सूची। केंद्र सरकार आवश्यकता अनुसार अंतर्राज्यीय नदियों को नियंत्रित करती है। ठीक है। अनुच्छेद 262 का 1 यह क्या कहता है कि संसद अंतर्राज्यीय नदी जल के उपयोग, वितरण और नियंत्रण से संबंधित विवादों पर कानून बना सकती है। कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। अनुच्छेद 262 का 2 कहता है कि संसद इन विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर कर सकती है। ठीक है। अभी प्रमुख कानून जैसे कि नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं। नदी बोर्ड अधिनियम 1956। स्थापना कब हुई थी नदी बोर्ड अधिनियम की? अंतर सरकारी परामर्श के लिए नदी बोर्ड का गठन किया गया था। किस लिए? अंतर सरकारी परामर्श के लिए गठन किया गया था 1956 में। वस्तु स्थिति क्या है? अभी तक किसी नदी बेसिन का निर्माण नहीं हुआ है। प्राधिकरण केंद्र द्वारा अनुरोध पर स्वतंत्र रूप से बोर्डों के गठन को अधिसूचित कर सकता है। कार्य क्या है? तो नदी प्रबंधन और विकास पर सलाहकारी सहायता प्रदान करना। संरचना केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और सदस्य शामिल हैं। उद्देश्य क्या है इसका? सहयोग और सतत जल प्रबंधन को बढ़ावा देना। तो क्या है नदी बोर्ड अधिनियम 1956? तो इसकी स्थापना अंतर सरकारी परामर्श के लिए हुई थी और अभी तक कोई भी नदी बेसिन का निर्माण नहीं हुआ है और केंद्र द्वारा अनुरोध करने पर या स्वतंत्र रूप से बोर्ड के गठन को अधिसूचित कर सकता है और नदी प्रबंधन और विकास पर सलाहकारी सहायता देगा और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और सदस्य इसमें शामिल होंगे इसकी संरचना में और सहयोग और सतत जल प्रबंधन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है। उसी प्रकार हम पढ़ रहे हैं नदी अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। इसका उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद को निपटाने के लिए एक न्यायाधिकरण की स्थापना करता है। इसके संरचना में कौन होंगे? तो एक अध्यक्ष होंगे और सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीश शामिल होंगे। ठीक है। सर्वोच्च या उच्च हाईकोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के। अधिकार क्षेत्र क्या होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को छोड़कर, सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार है उसको छोड़कर विवाद समाधान के लिए न्यायाधिकरण को विशेष शक्ति प्रदान करता है। अब नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषद जो अनुच्छेद 263। तो अब हम पढ़ रहे हैं अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि अनुच्छेद 263। उद्देश्य क्या है इसका? तो राज्यों के मध्य तथा केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना। तो क्या था? राज्यों के बीच तथा केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना।
स्थिति क्या है? अनुच्छेद 263 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। स्थापना, इसे पहली बार 1990 में सरकारिया आयोग यानी अंतर्राज्यीय संबंधों पर की सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से स्थापित किया गया था। राष्ट्रपति इसकी स्थापना कर सकता है तथा उसके कर्तव्य, संगठन एवं प्रक्रिया को निर्धारित कर सकता है। कार्य क्या है? तो अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करना, उन पर सलाह देना। अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार का संपूरक है। उन विषयों की जांच और उन पर चर्चा करना जिनमें राज्यों तथा या केंद्र तथा राज्यों का साझा हित हो। नीति और कार्यवाही के बेहतर समन्वय के लिए किसी भी मामले पर सिफारिश करना। अब है निर्णय। इसके निर्णय क्या है? सलाहकारी निकाय, और इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं हैं। किसके? अंतर्राज्यीय परिषद के निर्णय बाध्यकारी नहीं हैं। संरचना क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री होते हैं। कौन? अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और विधानसभा वाले सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और विधानसभा रहित सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। जहां विधानसभा हैं उन संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और जहां विधानसभा नहीं है उन केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल, यानी कि जहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा है वहाँ के राज्यपाल होंगे, और गृह मंत्री सहित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत होते हैं, प्लस अस्थायी रूप से आमंत्रित सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट रैंक के 5 मंत्री या फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के। अब है बैठकें। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये यूपीएससी में पूछा गया इसकी संरचना के बारे में, तो ध्यान रहे। बैठकें क्या होगी? तो परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम 3 बार होनी चाहिए और सभी प्रश्न सर्वसम्मति से तय किए जाएंगे। परिषद की अस्थायी समिति परिषद के विचारार्थ मामलों पर निरंतर परामर्श और कार्रवाई के लिए वर्ष 1996 में स्थापित की गई। समिति के सदस्य कौन थे? तो अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री और 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और 9 मुख्यमंत्री समिति के सदस्य थे। ठीक है। परिषद को अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय द्वारा सहायता प्रदान की जाती है और यह सचिवालय भारत सरकार के सचिव के अधीन काम करता है। ठीक है। वर्ष 2011 में यह क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय के रूप में भी कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य। तो क्या है अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य में? तो अनुच्छेद 301 यानी 301 क्या कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद होंगे। यह स्वतंत्रता अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य दोनों पर लागू है। वह अनुच्छेद 302 कहता है प्रतिबंधों का प्रावधान, यानी संसद जनहित में उपर्युक्त स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है और संसद भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में वस्तुओं की कमी की स्थिति को छोड़कर राज्यों के मध्य भेदभाव नहीं कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 303 यानी 303 राज्य विधानमंडल जनहित में उस राज्य के भीतर प्रतिबंध लगा सकते हैं और ऐसे विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। राज्य अन्य राज्यों के मध्य भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है। अनुच्छेद 304 कहता है कि राज्य दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से आयातित वस्तुओं पर कोई भी कर लगा सकते हैं यदि उस राज्य में वैसी ही वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है। ठीक है। अगर सेम वस्तु का निर्माण किया जा रहा है तो ओवरडंप हो जाएगा, तो इसलिए उस राज्य पर के से आने वाली वस्तुओं पर ही सेम वस्तुओं पर कर लगा सकते हैं। अनुच्छेद 305 कहता है स्वतंत्रता, यानी कि 301 के तहत राष्ट्रीय कानूनों के अधीन है। ठीक है। संसद या राज्य का कानून केंद्र या राज्य के पक्ष में एक अधिकार प्रदान कर सकता है। कौन? तो संसद या राज्य का जो कानून है केंद्र या राज्य के पक्ष में एक अधिकार प्रदान कर सकता है। ऐसे कानून नागरिकों या अन्य लोगों को इस तरह के व्यापार से पूरी तरह से या आंशिक रूप से अपवर्जित कर सकते हैं। वह अनुच्छेद 307 जो है समुचित प्राधिकारी यानी संसद व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा उस पर प्रतिबंधों से संबंधित उपर्युक्त प्रावधानों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक समुचित प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है। अब है प्रकृति। ये सांविधिक यानी कि संविधानेतर केवल विमर्शी और सलाहकारी निकाय है।
इनकी सिफारिशें क्या है, बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, गठन क्या है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 यानी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत स्थापित की गई। उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र के बीच सहयोग तथा समन्वय को बढ़ावा देना। क्षेत्र, इस अधिनियम ने देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया है। कौन कौन से क्षेत्रों में, तो उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद के गठन का कार्य किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। गठन का मानदंड क्या है, इन क्षेत्रों के निर्माण में देश में के प्राकृतिक विभाजन, नदी प्रणाली, संचार के साधन, सांस्कृतिक तथा भाषाई संबंध एवं आर्थिक विकास की आवश्यकता, सुरक्षा व कानून व्यवस्था को ध्यान में रखा गया है। ठीक है, क्षेत्रीय परिषदों के सदस्य कौन होते हैं, तो अध्यक्ष के रूप में इसके सदस्य अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री, क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और क्षेत्र पर प्रत्येक राज्य से 2 अन्य मंत्री और क्षेत्र के प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक शामिल होते हैं। सलाहकार, वे व्यक्ति जो क्षेत्रीय परिषद के सलाहकार के रूप में जुड़ सकते हैं, अर्थात बैठकों की मताधिकार के बिना नीति आयोग द्वारा नामित एक केंद्रीय या गृह मंत्री 5 क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट, प्रत्येक मुख्यमंत्री बारी बारी से परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। वह एक बार में 1 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। ठीक है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद कहाँ है, का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। इसमें कहा उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर नई दिल्ली। इसके अंतर्गत सदस्य कौन है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का जो उत्तर के राज्य होंगे वही होंगे ना, तो कौन होंगे, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। वहीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद के कौन है, का मुख्यालय कहाँ है, इलाहाबाद है। इसमें कौन कौन शामिल है सेंटर में, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये सेंटर के राज्य हो गए। वहीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कोलकाता, उसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता है। इसमें कौन कौन शामिल है, तो बिहार, झारखंड, पूर्वी में बिहार के पूर्वी राज्य, भारत के पूर्वी राज्य कौन कौन, तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ठीक है, ये चारों पूर्व में एक ही थे, ये इसी से डिवाइड होके अलग अलग राज्य बने हैं। ठीक है, 1912 में पश्चिम बंगाल से बिहार अलग हो गया, 2015 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया, और उससे पश्चिम बंगाल से पूर्व उड़ीसा 1936 में शायद अलग हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार तो चारों वो पूर्वी क्षेत्र हो गए। केंद्रीय क्षेत्र में यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखंड, और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़, ये 4 हो गए। अब है पश्चिमी परिषद का मुख्यालय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मोकामा और मुंबई। एंड इसमें कौन कौन है, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। वहीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में कौन है, उसका मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई है, और इसमें शामिल है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी। ठीक है, ये दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। अब है एक पृथक अधिनियम पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद 1971 द्वारा स्थापित सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1972 को हुई थी। सदस्य क्या है, सभी पूर्वोत्तर राज्य जैसे कि असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम, ये शामिल हैं। ये कहाँ जोड़े गए, तो 2002 में जोड़ा गया। अब है संरचना, तो पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं इसके, गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। पदेन उपाध्यक्ष पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के मंत्री। सदस्य कौन होते हैं, सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 3 सदस्य। कार्य क्या है, तो क्षेत्रीय परिषदों के समान साझा महत्व के मामलों पर एकीकृत और समन्वित क्षेत्रीय योजना बनाना, क्षेत्र में सुरक्षा तथा लोक व्यवस्था बनाए रखने के उपायों की समीक्षा करना। अब भारतीय संविधान में असममित संघवाद और इसकी विशेषताएं क्या हैं। भारतीय संविधान में असममित संघवाद का अर्थ है कि विभिन्न राज्यों क्षेत्रों के पास विविध क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग स्तर की शक्ति और स्वायत्तता होती है। भारतीय संघवाद में असममित विशेषताएं क्या है, ऊर्ध्वाधर विषमता, केंद्र के पास राज्यों की तुलना में अधिक शक्ति होती है, जैसे राज्य की सीमाओं को बदलना अनुच्छेद 3 और राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना अनुच्छेद 352 आदि। अब है ये क्या था, ऊर्ध्वाधर विषमता,
इसमें क्या था, तो राष्ट्रीय राज्य की सीमाओं को बदलना अनुच्छेद 3 के तहत, और राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना अनुच्छेद 352। क्षैतिज विषमता क्या है, तो राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, जैसे उत्तर प्रदेश 31 सीट और अरुणाचल प्रदेश को 1 सीट, तो क्या था, क्षैतिज विषमता। और केंद्र शासित प्रदेशों के पास विशेष प्रशासनिक प्रावधान, जैसे कि भाग 8 के तहत। नेक्स्ट है वित्त आयोग, किसमें आता है, राजकोषीय विषमता में। तो राजकोषीय विषमता में क्या है, वित्त आयोग केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी निर्धारित करता है। 2021 से 26 के लिए और कितना परसेंट है, तो 41%। कौन 2021 से 26 के लिए, 15वां वित्त आयोग। हस्तांतरण आय असमानता और वन आवरण जैसे कारकों पर आधारित है। अनुदान केंद्र सरकार राजस्व घाटा और क्षेत्र विशिष्ट अनुदान प्रदान करती है। केंद्र प्रायोजित योजनाएं क्या है, तो विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए उच्च केंद्र अंशदान के साथ संयुक्त वित्त पोषण। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद,